जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपनी नई वीडियो के साथ वापस आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और पिछले हफ्ते मैंने अपने जो मज़ीद प्रोफेशनल जो सफ़र था उसके बारे में आपको बताया। इससे पहले कि मैं आज की जो वीडियो उसका मौजू आपसे शेयर करूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़, और इस वीडियो को लाइक भी करें, ज़रा इसको आगे भी पुश करें, फॉरवर्ड करें। क्योंकि ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया ताकि बहुत से लोग मेरे तजुर्बात जो हैं, अगर उनके जो हम्बल तजुर्बात हैं, अगर उनसे कुछ सीख सकते हैं या पाकिस्तान के बारे में जान सकते हैं, तो यकीनन मैं चाहता हूँ कि ख़ुसूसन जो यंग लोग हैं वो इसको देखें और कुछ इस्तिफ़ादा हासिल करें। पता नहीं वो करेंगे कि नहीं करेंगे, बहरहाल मेरी खुश फहमी या गलत फहमी ज़रूर है। और मैं कोशिश इसीलिए करता हूँ कि मैं ज़्यादा कनूतियत का वो प्रचार ना करूँ या नेगेटिव ज़्यादा बात ना करूँ। हालांकि मैं आपको बताऊँ कि कभी कभी मेरे दिल में आता कि बस बैठ कर भड़ास निकालूँ जैसे, और बहुत सारे वीलॉग्स और यूट्यूब पर जो चैनल्स हमारे पाकिस्तान या इवन साउथ एशिया में आप देखते हैं, उनमें बड़ी वो एक किस्म की रैंट्स होती हैं कि बस गुस्सा और कंप्लेन और गाली गलोच भी हो जाती है। तो मेरी वो कोशिश नहीं है। मैं तो देखिए, ये सिलसिला मैंने स्टार्ट किया था अपनी यादाश्तें जो हैं उनको रकम करने के लिए। तो बहरहाल मैं कहीं और निकल रहा हूँ। उससे पहले कि मैंने अपने आपको वापस खींच कर मौजू की तरफ लेके आता हूँ, तो मैंने आपको बताया कि सन 2002 के आखिर में मेरी सिलेक्शन हुई एशियन डेवलपमेंट बैंक में, जो कि एक आलमी मालियाती इदारा है और एशिया पैसिफिक का उसका दायरा है। 50-60 ममालिक, बड़े सारे चीन, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, लाओ पीडीआर, कैम्बोडिया, छोटे जजीरे, ये लोग उसके बेनिफिशरीज़ या उससे इस बैंक से कर्ज़े लेते हैं तरक्की के लिए, इंसानी तरक्की के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और दीगर जो बड़ी ममालिक हैं वो भी इसके बोर्ड का हिस्सा है। अमेरिका उसमें शामिल है, जापान के बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं, इसलिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट होता है वो जापान का ही होता है रवायती तौर पर। और अब एडीबी में इंडियंस भी बहुत आगे आ चुके हैं, जैसे कि आलमी बाकी इदारों में, वर्ल्ड बैंक में भी और दीगर भी। वर्ल्ड बैंक के मसलन जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, अजय बंगा उनका नाम है, सरदार हैं, या पाकिस्तान भी आए थे, सिख फैमिली से उनका ताल्लुक़ है और गालिबन चकवाल डिस्ट्रिक्ट या खुशाब के रहने वाले थे उनके एंसेस्टर्स जो माइग्रेट करके इंडिया गए थे। तो बहरहाल मुझे तो देखिए, मैं तो इन चीज़ों में तखसीस नहीं करता। अभी ज़रा थोड़ी इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हुआ है, लेकिन मेरे लिए तो जब इंडियंस भी आगे आते हैं तो मुझे खुशी होती है कि हमारे ही खित्ते के लोग, हम ही जैसे हमारी ज़बान बोलने वाले या हमारे एक शेयर्ड कल्चर वाले लोग आगे आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में भी एक नेशनलिज्म स्टार्ट हो चुका है। इंडिया में भी इस वक्त जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है पिछले 15 सालों से, या थर्ड टर्म है मोदी जी का, तो वो उन्होंने भी एक एंटी पाकिस्तान, एक बड़ा क्लियर वो व्यू लिया हुआ है। फिर हम भी उसको रिएक्ट करते हैं, तो इसलिए इस दूरियां जो हैं बहुत शदीद हो गई हुई हैं। बहरहाल मैं उस तरह से नहीं देखता, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं बाद में एडीबी में गया, मनीला में, फ़िलीपींस में हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त, इंडियन कॉलीग्स, वो आज भी मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, और रब्ता रहता है उनसे। आई विश देम वेल, दे विश मी वेल। तो ये बड़ी दिलचस्प बातें हैं। बहरहाल तो एशियन डेवलपमेंट बैंक मैंने ज्वाइन किया पहले पाकिस्तान में, और मैंने आपको बताया कि बड़ा एक गवर्नेंस का यूनिट था। तकरीबन $1 अरब से ज़ायद। उस ज़माने में खैर डॉलर का रेट कम होता था, ये आज वाला हाल नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे खासी माकूल अरबों रुपए की जो ये ख़तीर रकम थी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इमदाद कर रही था एशियन डेवलपमेंट बैंक, ताकि जो जनरल मुशर्रफ ने जो इस्लाहात करनी थी लोकल गवर्नमेंट की, कानून के जो कवानीन बदलने थे, पुलिस का ऑर्डर नया वो लेकर आए थे, और इस तरह की उनको सपोर्ट किया जाए। अब वो अफसोस ये, और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस तरह हर चीज़ रिवर्स हुई और हमने अपनी आंखों से देखी, क्योंकि ये तो तारीख़ का वो इरा है जब मैं थोड़ा सा बड़ा भी हो चुका था और मुझे अच्छी तरह याद भी है, मैं उसमें एक पार्टिसिपेंट भी था। तो बहरहाल क्यों पाकिस्तान में इस्लाहात नहीं होती,
नहीं हो सकती, उस पर ऊपर भी जिक्र करूँगा। लेकिन जो मैंने सीखा लुबे लुबाब यही सीखा कि पाकिस्तान में रिफॉर्म जिसे कहते हैं ना, आप पढ़ते होंगे अखबारात में, मुझे वैसे इस लफ्ज़ से बड़ी चिढ़ हो चुकी है तो क्योंकि ये मैंने इतना सुना है, इतना लिखा कि कानों से धुआं निकल रहा है पिछले 20-25 सालों से, और कुछ नहीं हुआ। वहीं का वहीं जूं का तूं मुल्क खड़ा है। मसलन लोकल गवर्नमेंट देख लीजिए, जो उस वक्त हम काम कर रहे थे, नया ऑर्डिनेंस आ गया, नई मकामी हुकूमतें इलेक्ट हुई। यहाँ लाहौर में भी आपको पता है नाजिम लग गए, हर टाउन का नाजिम आ गया, सामने आए। फिर कराची में नेमतुल्ला खान जमात इस्लामी के थे, फिर बाद में मुस्तफ़ा कमाल जो है वो मेयर बने, उन्होंने काम भी अच्छे किए। लेकिन वो कहाँ गया निज़ाम, सारे का सारा रिवर्स हुआ, बल्कि रोक दिया गया उसको। अब देखिए क्या अजीब व गरीब हमारे यहाँ मामला होता है कि एक कदम, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप्स बैकवर्ड्स। तो यही लिटरली यही मैंने देखा कि एक कदम आगे गए हम। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये चूँकि मुशर्रफ का दौर की हम बात कर रहे हैं, ये भी एक अजीब ट्रेंड है पाकिस्तान में, जो कि आप सबको मालूम है कि जब यहाँ मिलिट्री गवर्नमेंट्स होती हैं, मसलन अयूब खान बेसिक डेमोक्रेसीज लेकर आए, जनरल ज़ियाउल हक लोकल गवर्नमेंट का जो ऑर्डिनेंस था 1979 में, वो लाकर उसको इम्प्लीमेंट किया, पूरी खेप तैयार की लोकल सियासतदानों की, बाद में उनको इनकरेज किया, और फिर मुशर्रफ ने भी आते ही वही काम किया जो उसके पहले वाले डिक्टेटर्स ने किया था। अब ये एक मुहिमा है कहने को, तो ये काम सियासी पार्टियों को करना चाहिए। हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है, पॉलिटिकल एलीट है, उसको जमहूरियत को अगर मुस्तहकम करना होगा तो उनको लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम ना सिर्फ उसको चलाना होगा, बल्कि उसको मुस्तहकम करना होगा, ताकि एक डेमोक्रेटिक नर्सरी ग्रास रूट्स के ऊपर खड़ी हो। मगर ऐसा नहीं वो करते, ना पीपीपी करती है दिल से, अभी उन्होंने सिंध में की हुई है, लेकिन मन उनका नहीं है कि वो अपनी पावर्स और वसाइल मुकम्मल तौर पर नीचे उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं की है। पीएमएलएन भी नहीं है करती बिल्कुल भी। उनका तो ये होता है कि सारा कुछ सूबे में, पंजाब में पहले शहबाज शरीफ थे, उससे पहले मियाँ नवाज़ शरीफ थे, अब मरीम नवाज़ साहिबा हैं, कि वो सारे वसाइल कॉन्सेंट्रेटेड रहे उनके काबू में। तो उससे तो फिर यही नतीजा निकलता। और पीटीआई ने भी ये नहीं किया, हालांकि इमरान खान बड़ा वादा करते थे कि वो लोकल गवर्नमेंट लाएंगे, निज़ाम मुतारिफ़ करवाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। जो भी लोग वो कहते हैं जी उनके इर्द गिर्द उनके हालात ऐसे थे, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो सियासतदान और सियासी पार्टियाँ हैं, दर हकीकत वो जमहूरियत के लिए काम नहीं करते। उसमें स्पेशल इंटरेस्ट होते हैं, कुछ ख़ानदान होते हैं, वो अपने आप को पावर देने के लिए, इनरिच करने के लिए वो सियासत में आते हैं। चाहे वो शरीफ ख़ानदान हो, चाहे वो केपी के कोई बड़ी फैमिलीज़ हों, पंजाब के वो फ्यूडल फैमिलीज़ तो 1940s से आप देख लीजिए, वही सारे नाम आखिरी जो उनके सरनेम्स हैं, मैं बहुत सारों के साथ पढ़ चुका हूँ, चाहे वो टिवाना हो, लगारी हो, नून हो, भरवाना हो, खिच्ची हो, ये सबको मैं छट्ठा हो, ये सारे मेरे साथ स्कूल में आगे पीछे होते थे। और मैं अब देखता हूँ कि आगे उनके बच्चे, उनके भाई, उनकी बेगमात, उनकी बहनें, वो सब इस वक्त असेंबलियों में हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल पावर जो है वो उनका जो मनसब या उनकी जो स्टेटस होता है उसको रीइंफोर्स करती है। तो ये भी मैंने देखा कि सब कुछ करने के बावजूद ये लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं रूट ले सका। कितने अफसोस की बात है कि आज 2026 में मैं ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, और अभी भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम होना चाहिए। मतलब ये कितनी ऑब्वियस बात है कि दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के एतबार से ये मुल्क हो और उसमें लोकल गवर्नमेंट ही नहीं है। यानी कि किसी शहर में स्ट्रीट लाइट कौन चलाएगा, कचरा कौन उठाएगा, लोकल काउंसलर जो है वो अकाउंटेबल होगा लोकल लोगों को, लोकल स्कूल, बल्दिया के स्कूल नहीं बल्कि पूरा तालीमी निज़ाम, सेहत का निज़ाम, पुलिस का निज़ाम। देखिए, मैं दुनिया में बहुत ममालिक में रहा हूँ। इस वक्त मैं न्यूयॉर्क में बेशतर हिस्सा अपने वक्त गुजारता हूँ। पाकिस्तान में सब तालियां बजा रही हैं कि ज़ोरान ममदानी इलेक्ट हो गया है, वाह जी देखो मुसलमान आ गया है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन इसमें किसी ने बात नहीं की कि ममदानी की जो इख्तियारात हैं वो पाकिस्तान के मेयर्स को क्यों नहीं मिल सकते, या यंग लोग क्यों नहीं यहाँ पर इलेक्शन लड़ सकते और वो मेयर बनकर ऐसे अपनी पावर एक्सरसाइज क्यों नहीं कर सकते ताकि वो शहरों को बेहतर बना सकें। इस वक्त हमारे शहरों का ज़बू हाली है। लाहौर में चलिए, चीफ मिनिस्टर्स की
ज़रा तवज्जो होती है। मरीम साहिबा भी बड़ी तवज्जो दे रही हैं, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, ये काम तो एक मेयर का काम है या एक डेप्यूटी मेयर का काम है, जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर हाईएस्ट लेवल ऑफ द प्रोविंस पे या इवन समटाइम्स प्राइम मिनिस्टर्स वो करते हैं कि जी लाहौर में ये वाली सड़क को कुशादा कर दो, ओवर पास बना दो, अंडर पास बना दो, ये मेट्रो लाइन आगे ले जाओ या बसें नहीं चला दो। ये आपका काम ही नहीं है, ये तो लोकल गवर्नमेंट का काम है। बहरहाल वो नहीं हो सका, और उसकी मैं रुदात आपको बताऊंगा कि कैसे हमने देखा कि क्या नहीं हुआ। दूसरा जो बड़ा प्रोग्राम था वो था एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम, इंसाफ की रसाई का, इंसाफ के हसूल को बेहतर बनाने का प्रोग्राम था। और मैंने पिछली बार भी आपको बताया था $350 मिलियन जो थे वो टोटल इसका पैकेज था। उसमें से $20 मिलियन वो ग्रांट थी, यानी कि बगैर सूद के, कर्जा नहीं था। बाकी 330 मिलियन का ये लोन था। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, इसमें के नए कोर्ट रूम्स बने, नई थाने बने, वेटिंग रूम्स बने। तो वो ये हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। और इसके साथ साथ इसमें और बहुत सारी कंडीशंस थी कि हुकूमत पाकिस्तान कवानीन में तब्दीली लेकर आएगी। मैं आपको उसका भी अभी जिक्र वो करता हूँ, जो कि मैं समझता हूँ कि चलिए कुछ अच्छी चीज़ें हुई जो मैंने देखी, तो यकीनन थोड़ा सा आपको सुकून आ जाता है कि चलो इट वाज नॉट ऑल इन वेन, यानी सब कुछ बेकार नहीं गया। बहरहाल तो उसमें वो भी था। और फिर साथ में उसमें हर शोबा, जैसे मैंने आपको जिक्र किया था, उनको उन कानून और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसमें इस्लाहात लाने का पूरा एक एजेंडा था। और मैं उसको इम्प्लीमेंट करने का इंचार्ज था। और यकीनन वो बड़ा अच्छा तजुर्बा भी था, बिकॉज कंट्रीब्यूट तो किया सो किया, वो मैं थोड़ी सी डींगे मार दूंगा आगे बढ़कर, लेकिन सीखा मैंने बहुत, कि मेरी आंखें खुल गईं इस पूरे निज़ाम के हवाले से। आप जब गवर्नमेंट में काम करते हैं, मैं पहले भी आपको जिक्र किया था, फायर फाइटिंग का कल्चर होता है। आप यानी कि जब हुकूमती अफसर होते हैं किसी भी लेवल के ऊपर, तो आप आते हैं तो दिन में, और स्पेशली फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रोविंशियल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या डिविजनल लेवल पर, तो बस वो फायर फाइटिंग होती है कि ये ख़त हो गया, वो एक्सीडेंट हो गया, वो क्राइसिस बन गया, वो ऑर्डर आ गया, और रोज़ आप उसे निपट रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये निज़ाम को समझने का मौका मिलता है। तो ये जब एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम या AJP जैसे कहा जाता है, ये मेरे आने से पहले इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हुई थी, जिनमें कि बहुत बड़े बड़े नाम, मसलन जस्टिस शफीउर रहमान, वो अमेरिका में होते हैं, वो भी जस्टिस समदानी भी गालिबन उनको भी कंसल्ट किया गया था। बहुत सारे वकला इसमें शामिल थे, कुछ लॉ फर्म्स थी शामिल। तो उन सब ने मुख्तलिफ जो हमारी कोर्ट्स में ताख़ीर क्यों होती है, डिले क्यों आता है अदालती निज़ाम में, तो उसका डायग्नोस्टिक किया था, यानी उस पर तहकीक की थी, समझने की कि क्यों आता है। बहुत सी चीज़ें तो पहले से पता थी, लेकिन उसमें फिर यही पता लगा कि अदालतों के जो प्रोसीजर होते हैं, वो प्रोसीजरल लॉ जो होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर और सिविल प्रोसीजर। अब सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो भी 19वीं सदी में बनाया था अंग्रेज़ों ने, 1905 या 6 में उसको अपडेट किया था। और उसमें बहुत ही कम अमेंडमेंट्स हुई हैं, कितने 120 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, और वो वही का वही पुराना कानून है। दुनिया कहाँ से कहाँ आगे निकल गई है। एक तारीख जो नहीं कहते कि मशहूर ज़माना कि तारीख़ पे तारीख़ मिल रही है, वकला तारीख़ ले रहे हैं और वो के गवाह को बुला रहे हैं, गवाह नहीं आ रहा, क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, ये होना है, वो होना है, तो या कागज़ पेश होने हैं। तो वो सिविल प्रोसीजर इतना डिले है कि ये 10 से 12 साल एक केस को एडजुडिकेट करने में लगते थे। अब भी गालिबन सुना है इतने ही लगते हैं, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टच हूँ, लेकिन 10-12 साल एक केस को। और फिर कुछ तो ऐसे आपको पता है कि ताख़ीर का तो ये आलम है कि लोग मर खप जाते हैं, जायदाद का, ज़मीन के जो केस होते हैं। और पंजाब में फॉर एग्ज़ाम्पल, या इवन दीगर हिस्सों जो पाकिस्तान के हिस्से हैं, वहाँ पे 60 to 70% केसेस जो है वो ज़मीन के हवाले से होते हैं कि ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया, ज़मीन को वागुज़ार कराना है, इनहेरिटेंस का मसला है, राइट्स का मसला है, और उसके ऊपर मुस्तकिल जिसे कहते हैं वो ताख़ीर पे ताख़ीर होती है। क्रिमिनल केसेस में भी ये होता है कि वहाँ भी जैसे मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था कि वहाँ पे प्रोसिक्यूशन वीक होती है,
और वो केस बाकायदा तैयार करके ला नहीं सकती। अक्सर सीरियस क्राइम्स में भी केस बाहर निकल जाता है। एक अब जैसे अक्सर पाकिस्तान में कहा जाता है कि जो ये रेप के केसेस होते हैं या जिनसी ज़्यादती के दीगर केसेस होते हैं उनमें कन्विक्शन 1% भी नहीं है, यानी कि अगर 100 लोगों पे इल्ज़ाम लगाए तो एक को सज़ा होगी। अब आप अंदाज़ा कीजिए, तो उसका तो ये अच्छा कुछ उसमें बायस भी होता है। हमारे यहाँ जो जज साहिबान और वकला और प्रोसिक्यूटर्स वो उनका एक मेल बायस भी होता है, यकीनन उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तहकीक हुई है, लेकिन मैं इसको प्रोसिक्यूशन का फेलियर समझता हूँ। इसी तरह दहशत गर्दी के बहुत सारे जो केसेस यहाँ पे हुए प्रोसिक्यूट, वहाँ भी प्रोसिक्यूटर्स केसेस नहीं ला रहे थे और अदालतें रिहा कर देती थी। ये होता रहा है, अभी भी ऐसा होता है कि केसेस वीक होते हैं क्योंकि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट्स या कैपेसिटी वो बड़ी कमज़ोर होती है। अभी पुलिस का तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, मुझसे बेहतर जो देखने वाले हैं वो समझते हैं कि पुलिस का क्या हाल है। अब अगरचे कि पुलिस को अभी काफ़ी उसमें तब्दीलियाँ आई हैं, इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, तनख्वाहें बढ़ी हैं, लेकिन क्या निज़ाम डिलीवर कर पा रहा है? पब्लिक सिक्योर महसूस कर रही है? पुलिस के ऊपर एतमाद है लोगों का? नहीं। आप पाकिस्तान के हवाले से कोई सर्वे देख लें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का देख लें, जो दीगर सर्वेज होते हैं लोकल भी, सबसे ज़्यादा शिकायत लोगों को पुलिस से होती हैं, फिर महकमा माल से होती हैं और फिर तालीम का जो सिस्टम है वहाँ होती हैं। और ये जो ओम्बड्समैन हमारे मुतसिब के इदारे जो हैं मरकज़ पर भी और सूबों के लेवल पर भी, वहाँ भी सबसे ज़्यादा शिकायत पुलिस के और महकमा माल के ख़िलाफ़ ही आती हैं और वो सुनवाई होती है कि नहीं होती। तो अब गोया कि ये पूरे का पूरा निज़ाम इसको ठीक करना है। बहुत एम्बिशस ये प्रोग्राम था और इसमें हमने काफ़ी जाँफशानी से काम किया और जो एक इसका जो हिस्सा जहाँ पे बड़ी कामयाबी हुई वो कानून साजी की थी। अच्छा, वो क्यों हुई कामयाबी? इसलिए कि जनरल मुशर्रफ का 3 साल थे, उसमें ऑर्डिनेंस एक डिक्टेटर के लिए जारी करना कोई मुश्किल तो नहीं था, तो इसलिए बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस जारी हुए। खैर उनमें से बाज़ 2002 के बाद जो असेंबली मुंतखब होके आई उसमें उनको कवर भी मिल गया, कुछ को दोबारा लेजिस्लेट भी कर लिया गया और कानून साजी हो गई। इसमें सबसे एक अहम कानून जो मुझे याद है वो फैमिली लॉज के हवाले से था। चूँकि मैंने जिक्र किया कि अदालतों में डिले को कम करना है, तो पहले आपको मालूम है कि फैमिली लॉ से मुराद ये कि जो बच्चों की कस्टडी का केस हो, तलाक का केस हो, खुला का केस हो, उसमें साल हर साल कई साल लग जाते हैं। मुझे याद है मेरी पहली इंटर्नशिप जो थी यहाँ लाहौर में औरत फाउंडेशन में थी, मैं भी कॉलेज में ही था, बाहर पढ़ा था, तो समर्स मैंने आके यहाँ गुजारे थे। वहाँ पर हमारी एक कॉलीग होती थी जिनके शौहर गालिबन सेशंस जज थे और उनकी डिवोर्स उन्होंने फाइल की हुई थी और पता नहीं कितने 8 साल लगे उनको डिवोर्स हासिल करने में। चलिए, तो ज़रा एक्सट्रीम केस था, ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में भी बहुत टाइम लगता था और उसको रिड्यूस किया गया नए कानून में, जहाँ पे 6 महीने का फैमिली जज के, एक तो फैमिली कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और दूसरा उनको ताकीद ये की गई कानून के हवाले से कि आपने 6 महीने के अंदर अंदर फैसला देना है। तो ये एक अहम मैं समझता हूँ इंटरवेंशन थी। फिर एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का एक्ट था, यानी कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो है वो पहला कानून ये मुशर्रफ के ज़माने में 2001 में ही गालिबन वो जारी हुआ। अगरचे वो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था 2001 या 2 में, वो हमारे इसी प्रोग्राम को की कंडीशंस फुलफ़िल करने के लिए, लेकिन उसने कम से कम एक दरवाज़ा खोल दिया और उसका इतलाक़ भी हुआ। मसलन ये कि मैं आपको एक केस बता सकता हूँ कि एक NGO ने इस्लामाबाद में, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं उनको बड़ा शौक़ होता है कि पाकिस्तान के शहर दुबई की तरह बन जाए, यानी कि खजूर के दरख्त या पाम के दरख्त जो दुबई में या मिडल ईस्ट में लगे हुए। हालांकि हमारे यहाँ तो इतनी खूबसूरत दरख्त घने पीपल के और नीम के, टाली दे, सारे हमारी तो कल्चर और हमारे इतने घने पेड़, जिस तरह की हमारे यहाँ गर्मी होती है और हमारे यहाँ जिस तरह की ज़मीन है, पानी है और मौसम है, लेकिन वो उनका विजन वो होता है कि जी हमने दुबई की तरह की सड़कें बनानी। तो इस्लामाबाद में उन्होंने उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए पाम ट्रीज़ लगा दिए। तो एक NGO ने इसी कानून के तहत दरख्वास्त दी कि CDA बताए कि कितने पैसे उस पर खर्चे हैं, क्योंकि उन्होंने इम्पोर्ट किए। अंदाज़ा कीजिए कि आप एक सरसब्ज़ और शादाब इस्लामाबाद जैसे इलाके में आप बाहर से दरख्त इंपोर्ट कर रहे हैं जिनका कोई
साया नहीं है, एस्थेटिकली भी वो कोई ख़ास नहीं है, बस वो दुबई बनाने के लिए, दिखाने के लिए। तो फिर वो कामयाब भी होगी, उससे पता लगा पता नहीं कितने लाखों के उस ज़माने में, करोड़ों में शायद वो इंपोर्ट हुई थी, और फिर उसमें काफ़ी अखबारों में ख़बर भी लगी, ज़रा प्रेशर में भी आई इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। तो इस तरह से ये दूसरा एक कानून था। फिर और भी बहुत सारी कवानीन में अमेंडमेंट्स हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये इस हवाले से दिस वॉज अ वेरी सक्सेसफुल पार्ट ऑफ AJP एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम के, जहाँ पे बहुत सारे कवानीन में हम तब्दीलियाँ गवर्नमेंट के साथ मिलकर ले आई, क्योंकि यही आइडिया था कि किस तरह से ताख़ीर को कम किया जाए। फिर एक कंडीशन मुझे ये याद थी जो अभी भी खैर पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुई, और वो ये थी कि आप हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर कमर्शियल केसेस के लिए बेंचेस बनाएं। अब उसमें थेरी क्या थी? थेरी ये है कि आपको पता है कि कैपिटलिज्म या सरमाएदाराना निज़ाम, चूँकि ये ADB और वर्ल्ड बैंक भी उसको पुश करते हैं, उसमें ये होता है कि जी इन्वेस्टर के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, लोकल इन्वेस्टर के लिए जल्द अज जल्द केसेस निपटे। बात वैसे गलत भी नहीं है, ऐसे उसको तनकीद नहीं करनी चाहिए। तो आइडिया ये था कि हाई कोर्ट में भी कमर्शियल केसेस जाके स्टक हो जाते थे, या ऐसे जजेस के पास लग जाते थे जिनकी अपनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती थी। तो एक डेडिकेटेड बेंच, वो उसकी कंडीशन थी कि चारों हाई कोर्ट्स वो कमर्शियल बेंचेस बनाएंगी, जहाँ पे इस तरह के केसेस जो हैं कंपनीज़ के, और जिनमें अरबों रुपए के मालियाती मामलात हैं, वो जल्दी एडजुडिकेट हो ताकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आ सके। इसकी वजह एक ये थी कि देखिए, एक हबको का केस एक बड़ा मशहूर हुआ था। हबको एक बहुत बड़ी कंपनी है, और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरमाया का फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ला रहे थे, और वो कोई मामला गया एक सिविल जज के पास लाहौर में, और वहाँ पर जाके फंस गया कई साल। यानी कि वो सिविल जज साहब ने पूरी हबको को नाकों, जैसे कहते हैं ना, वो नाक रगड़वा दी और चने चबवा दिए, नाकों चने चबवा दिए, कि वो वहाँ से उसको मसले को हल ही ना करें। तो अब यही आज भी यही डायलेमा, अगर आप देखें कि अभी भी यही बातचीत, कॉन्वर्सेशन हो रही है कि किस तरह से कोर्ट्स के निज़ाम को बेहतर किया जाए। बल्कि ये शायद जो अभी अमेंडमेंट्स भी आई हैं, जुडिशल अमेंडमेंट्स, उनका भी एक उनकी जो जस्टिफिकेशन दी जाती है कि जी हम इसे बेहतर बनाएंगे, इंसाफ की फराहमी के निज़ाम को, और डेडिकेटेड बेंचेस होंगी। लेकिन बहरहाल उस वक्त बनी और कुछ अर्सा चली, तो अच्छी बात ही थी। फिर उसमें एक और था कि एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल्स भी बनेंगे। देखिए, एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल्स इसलिए कि आपको मालूम है कि आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज का बन चुका है। जी हाँ, यानी कि जो मौसमियाती तब्दीलियाँ, तग़य्युरात आ रहे हैं, ये जो आप सैलाब देखते हैं, हीट वेव देखते हैं, जो अभी गर्मी का इस साल भी, पिछले साल भी, और जो सैलाब इतने तबाहकुन आते हैं कि करोड़ों लोग उनके घर बह जाते हैं, माल मवेशी ज़ाया हो जाते हैं। पाकिस्तान एक वल्नरेबल मुल्क है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और उसमें एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आपने एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट नहीं की या बेहतर नहीं करेंगे। तो एक ये भी था कि एनवायरनमेंटल ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएं जो कि एनवायरनमेंटल लॉज जो हैं उनको नाफिज करें। अच्छा, ये भी कुछ देर के लिए बने और बाद में हवा हो गई वो बात, क्योंकि असल मसला ये है कि कवानीन पे अमल ही नहीं होता। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब मरी में जो लोग जाते हैं, अभी ये दूसरी जो मोटरवे नई बनी है, उसके पे खरामा अपनी गाड़ी में या डाइवू में या जैसे वो और भी तरीके से जाते होंगे, तो आपको पता है कि उसके बनने में 1000 हाथ दरख्त काटे गए। अब वो दरख्त काटने का क्या है कि एक तो जगह की वो टेम्परेचर, वो उसका हुस्न वो नहीं रहता कि टेम्परेचर कम से कम हो। दूसरा ये कि लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा होता है, और तीसरा ये कि जो वाटर शेड्स होते हैं, जो पानी ने रुकना होता है, दरख्त उनको रोकते हैं। उनकी एक पूरी एक इकोसिस्टम होता है फॉरेस्ट कवर से, जो कि डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो भी नहीं हुआ, और उसकी कोई इन्वायरमेंटल असेसमेंट नहीं हुई। अभी मुझे पंजाब में ये पता लगा कि पंजाब की गवर्नमेंट ने भी खामोशी से ये ख़त्म कर दिया है कि किसी बड़े मंसूबे के लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट उसकी ज़रूरत ही नहीं है। पहले वो मैंडेटरी होती थी। सिंध में भी कुछ ऐसा हुआ है। देखिए, ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप अपनी माहौलियात का हम दिफा और तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो ये मसला आगे नहीं बढ़ेगा। और अदलिया का बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि अदलिया, देखिए, इंतज़ामिया की, सियासतदानों की, ब्यूरोक्रेट्स की तो ख्वाहिश होती है कि बने ये प्रोजेक्ट, सड़कें बने ताकि उनका वोट मिले।
अफसरशाही को अपनी कमीशन मिले, वाह मिले, ठीक है ना। जो इंजीनियर्स और ये महकमे होते हैं सारे, हर एक के हिस्से वगैरह होते हैं, पॉलिटिशियंस के भी होते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो सबका वो इंटरेस्ट होता है। लेकिन अदलिया का ये काम होता है कि जहाँ पे माहौल को नुकसान हो रहा हो तो वो उसके ऊपर एक चेक करे। वो भी नहीं हुआ। तो अब आप देख लीजिए कि ये भी आज वही मसला हमें दरपेश है कितने सालों के बाद, बल्कि इट्स बिकम वर्स दैन 20 ईयर्स अगो। फिर उसमें एक और चीज़ थी कंज्यूमर कोर्ट्स कायम करने के लिए, और वो हो गई। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कानून भी पास हुआ तब, और उसके नतीजे में कोर्ट्स भी बन गई, जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी एक पेशरफ्त है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बड़ा अच्छा एक जो फैसेट होता है निज़ाम इंसाफ का, एक जुज़्व होता है, जो कि आपके सार्फिन के जो हकूक़ होते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करता है। सिटीज़न का एक प्रोटेक्शन वहाँ भी होती है कि प्राइवेट सेक्टर जो ज़्यादती करे, कोई कंपनी है, और उसमें बहुत सारे केसेस गए हैं और उनकी एडजुडिकेशन भी हुई है। मैं वैसे आपको एक बात बताऊँ, मैंने भी वहाँ एक केस फाइल किया था। जब ये सारा हो गया तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि हमने कंज्यूमर कोर्ट्स बनवा दी। कुछ सालों के बाद मेरा यूफोन से एक फड्डा हो गया ब्लैकबेरी के ऊपर, तो मैंने लाहौर की कंज्यूमर कोर्ट में दावा दायर किया। वैसे आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैं भी भूल गया। इतने चक्कर लगे कंज्यूमर कोर्ट के कि मैंने कहा कि बस कोई बात नहीं है, बाय बाय, और जो नुकसान होना था वो मैं नुकसान भर देता हूँ। इतनी तारीखें। तो अब मैं यही सोचता हूँ कि वो लोग जो बेचारे उठ के देहातों से आते हैं, हाई कोर्टों में या सुप्रीम कोर्ट के या कचहरियों में जाते हैं, ज्योतियाँ उनकी घिस जाती हैं। मैंने तो अपनी आंखों से देखा था, कुछ आपको वाक़यात भी शेयर किए थे, पूरे तो वक्त नहीं था कि मैं शेयर कर सकूं। तो अब ये सारा जो था आइडिया ये था कि हम इस एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोग्राम के साथ हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन करके, और अदलिया के साथ, और पुलिस के साथ, और प्रोसिक्यूशन के साथ, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के साथ मिलकर हम ये निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। तो जो कवानीन का हिस्सा था वहाँ तो काफ़ी खातिर खा कामयाबी हुई। दूसरी जहाँ पे कामयाबी वो ये हुई कि चूँकि इतने पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिले इस लोन से, तो उन्होंने फिर आगे बजट्स बढ़ा दिए, क्योंकि हम उसको भी ट्रैक करते थे कि भाई आप जुडिशल बजट्स उनमें इजाफा करें। क्योंकि एक जो हमारी स्टडीज़ ने बताया था कि बजट्स बड़े कम होते हैं, तनख्वाहें भी लो होती हैं पुलिस वालों की, जजों की, और उनके पास कोर्ट रूम्स। अच्छा, हमने ये भी देखा कि कोर्ट रूम्स की भी कमी थी। ये हाल था कि टॉयलेट्स के अंदर कई शहरों में कोर्ट्स बना दी हुई थी बंद करके उनके ऊपर, क्योंकि जगह ही नहीं होती थी। अच्छा, बाहर लोगों के लिए बेंचेस नहीं होती थी बैठने के लिए, साहिल आते हैं बेचारे, ख़वातीन, बूढ़े लोग, बच्चे, गर्मी में चिलचिलाती धूप में साहिबा तक नहीं होता था। तो ये भी हमने देखा कि ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक नीड है। तो उसमें ये हुआ कि ये 5-6 साल बजट बढ़ते गए अदलिया के और पुलिस के, और उसके नतीजे में बहुत सारे नए पुलिस स्टेशन तामीर हुए, बहुत से कोर्ट हाउसेस तामीर हुए, सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, केपी में। आपने नए देखे होंगे बहुत सारे मरकज़ जो बने हैं, जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस जो बने हैं। ये उस ज़माने में 2002 से ऑनवर्ड्स 2010-2012 तक ये इस प्रोग्राम के तहत बने हैं। तो चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैं समझ रहा हूँ, लोग अगरचे कहते हैं जी इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ नहीं होता, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी होता है। आपके पास जज के लिए बैठने की जगह नहीं है तो उसने खाक इंसाफ करना है, या एक थाने के बाहर आपने लोगों को गर्मी में जलील करना है, तो आपने मतलब वहीं से आपने आगाज़ से ही जो है इनजस्टिस की बुनियाद रख दी है। तो ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ तनकीद बराए तनकीद का भी एक बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए, कौमी मर्ज है। तो ये तनकीद बराए तनकीद जो है, इसको मैं समझता हूँ इसको इनकरेज नहीं करना चाहिए। मुस्बत तामीरी तनकीद ज़रूरी है, लाजिम है, मगर ये नहीं कि बस वो आटा गूंथती हिलती क्यों है, या बस ये कीड़े निकालो वो करो। तो ये दूसरा कंपोनेंट था इंफ्रास्ट्रक्चर का इस इंसाफ के प्रोग्राम में। तीसरा जो अहम कंपोनेंट था और जहाँ पर ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई, वो था इन इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक टेक्निकल असिस्टेंस का पैकेज था। यानी कि आपने जजों को ट्रेन करना है, पुलिस वालों को ट्रेन करना है। अब उसमें एक मुझे याद है कंडीशन ये भी थी कि आप करिकुला बनाएंगे कि जो पुलिस में भर्ती होते हैं उनको इंसानी हकूक़ और ख़वातीन के हकूक़ के बारे में
ट्रेनिंग दी जाएगी, शऊर दिया जाएगा। वैसे अब मैंने सुना कि अब वो हो गया है, कम से कम इस्लामाबाद में तो मैंने देखा बड़े शहरों में जो करिकुला है वहाँ पे अब ये होता है। तो ये एक लेगेसी है, लेकिन इसको मज़ीद तक़वियत देने के लिए ये ज़रूरी था कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिव काम हो। फिर ये कि केस मैनेजमेंट जो होती है अदलिया के अंदर, यानी केसेस कैसे हाई कोर्ट्स में लगते हैं। देखिए, आपको पता है कि हाई कोर्ट्स में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में करप्शन की एक बहुत बड़ा जो सोर्स होता है वो केस लगवाने का, जो नीचे रीडर या अमला, रीडर के नीचे नायब रीडर या हत्ता के नायब कासिद तक जो है, मुझे इसका अंदाज़ा है क्योंकि मैं जब खुद मैजिस्ट्रेट था तो मुझे बाद में लोग बताते थे कि जी आपका फ़लाना वो रीडर जो है वो तो पैसे पकड़ता है या ये करता है तो वो करता है। और यानी कि ये एक कैंसर की तरह ये फैल चुका है ये मर्ज़, ठीक है। इसी तरह थानों के मुकर्रर वो FIR दर्ज नहीं करते जब तक कोई पैसे ना आप उनको दें, या तफ्तीश नहीं होती कि जब तक आप पैसे पेश ना करें। अच्छा, उसकी एक रीज़न भी है क्योंकि थानों में बजट से नहीं होते। बहरहाल, तो एनीवे मैं थानों पे भी अभी आता हूँ। तो ये जो था उसमें हमने ये कहा था कि एक भाई केस मैनेजमेंट सिस्टम वो लागू किया जाए कि ताकि केसेस वो मेरिट पर लगें, जल्दी लगें, और उनकी जो उनका जो केस फ्लो जो होता है उसको बेहतर करके एफिशिएंट बनाया जाए। अच्छा, उसके ऊपर स्टडीज़ भी हुई, उसके ऊपर तरीक़ेकार भी निकाले गए, पेश भी किए गए, जज साहिबान को दिखाए भी गए। कुछ ने तो पसंद भी किया, कुछ ने अडॉप्ट भी किया। पायलट कोर्ट्स थी कुछ शुरू में, लेकिन बिलअमूम वो रोल आउट ना हो सका पूरे कोर्ट्स में। अब 10-15 कोर्ट्स में वो हो जाए तो ठीक है, छोटी मोटी कामयाबी है, लेकिन नेशनल लेवल पे तो उसकी आटे में नमक के बराबर है। तो वो भी कोई इस्लाहात नहीं हो सकी। बाद में मैंने सुना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो आए थे, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में कुछ तब्दीलियाँ लाने की कोशिश की और iPads दिए, जो कि अच्छी बात है टेक्नोलॉजी में, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि केस फ़्लो या केस मैनेजमेंट सिस्टम कितना बेहतर हुआ। अब कभी मौका मिलेगा, वक्त मिलेगा तो मैं जाके ज़रा तहकीक करूँगा। लेकिन जो लोगों की बिलअमूम जो बातें हम सुनते हैं, जो अखबारात में पढ़ते हैं, और जो पेंडेंसी का फिगर है, पेंडेंसी का मतलब है कि कितने ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हैं, उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि कोई असर नहीं पड़ा। 20-25 साल गुजर गए यूं ही, बल्कि 26-25 साल हो गए हैं। सोचिए, ये क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी है। 25 साल में कौमों की तकदीर बदल जाती है, इंसानों की तकदीर बदल जाती है, घरानों की तकदीर बदल जाती है। हम कहाँ से कहाँ, देखिए मैं खुद अब मिडिल एज में आकर, उस वक्त मैं एक नौजवान था और अब मैं मिडिल एज में बुढ़ापे की दहलीज के करीब करीब कहीं हूँ। तो व्हाट हैपेंड, ये एक बड़ी सोचने और समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान में, और कभी अफसोस भी होता है, इंसान खोड़ता भी है। तो मैं बता इसलिए आपको ये रहा हूँ कि अभी इस वक्त मेरे ख्याल से कोई 11 के 12 लाख केसेस पाकिस्तान की कोर्ट्स में पेंडिंग है। ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ चारों सूबों के जो वो केसेस जमा करते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में तो और भी मुकदमे ज़्यादा 60-70,000 केसेस थे। ये देखिए, एक तो हर केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है उसको, और अब उसको उन्होंने फेडरल कोर्ट नहीं बना दी है, उसके पास केस कम है, सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा थे। पता नहीं कैसे वो उनकी ट्रांसफ़र होगा। एक और कॉम्प्लिकेशन आ चुकी है, बहरहाल उसके हम ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। वो पेंडेंसी जो है वो एक इंडिकेटर होता है कि केस मैनेजमेंट और वर्क फ्लो कैसे चल रहा है, सही दुरुस्त में जा रहा है या नहीं जा रहा। अनफॉर्चुनेटली नहीं जा रहा था और अभी भी नहीं जा रहा। उस पर हमने कोशिश की, बड़ा सर टकराया, नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारी पार्टनर जो एजेंसी थी जिसने कि ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना था, यानी इंचार्ज थी, वो थी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, अभी भी है। तो आप सब सुनते होंगे अखबारात में उसका जिक्र आता है। बड़ी अहम मिनिस्ट्री है, मगर उसकी कैपेसिटी इंतहाई कमज़ोर थी। एक तो उसमें अफसरान की बिलअमूम कमी थी, मतलब वही रिटा पिटा एक डिवीज़न होता। अभी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, यू नीडेड मोर पीपल। और जो हमारे साथ एक जॉइंट सेक्रेटरी साहब थे, वो थे तो अच्छे, मतलब मिजाज के अच्छे थे, लेकिन वो बहुत रवायती किस्म की ब्यूरोक्रेट थे। यानी कि वो हर चीज़ बड़ी छान फटक के, और वो अफसर भी घबराते हैं फ़ैसला साजी करने से, क्योंकि उनको पता होता है कि हुकूमतें बदल जाती हैं, जवाबदेही होती है, और फंस जाते हैं। आजकल तो नैब का बड़ा ख़तरा होता है ब्यूरोक्रेट्स को। लेकिन बहरहाल ये ज़रूरत से ज़्यादा कंजर्वेटिव थे,
और उनके साथ तो कोई छोटी से छोटी चीज़ करना जो है वो भी एक जुए शीर लाने से कम नहीं होता था। तो फिर मैं आपको बताऊं कि मैं उस वक्त हुकूमती ओहदे के मुताबिक तो 18 ग्रेड में था, 19 में जाना था अगर मैं जाता वापस। और मैं वहाँ पे मिलता था जॉइंट सेक्रेटरीज़ को, डिप्टी सेक्रेटरीज़ को, दीगर मिनिस्ट्रीज़ में भी, और मैं उनकी बातें सुनता था। तो मैं कहता था कि खुदारा आई विल बिकम वन ऑफ देम। अगर मैं इस सिस्टम में रहूँगा तो मैं भी, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो रूल्स ये नहीं कहते, ये तो हमें फाइल वहाँ भेजनी पड़ेगी, ये तो यूनियन, आपका क्या मकसद है, आप क्यों इंटरेस्टेड है। अच्छा, वो हर बार वो कोई साजिश निकालते थे कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारे इदारों को में इस्लाहात लाने के लिए क्यों इतना मुसर है। हालांकि उनको ये नहीं पता था कि भाई गवर्नमेंट ने, जनरल मुशर्रफ उस वक्त शौकत अजीज़ प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने पैसे लिए हैं एडीबी से ताकि फॉरेन एक्सचेंज आए, उसके बदले में वो ये वाले, और जनरल मुशर्रफ का तो एजेंडा भी था, वो चाहते थे कि तब्दीली हो, मतलब एटलीस्ट इन द फर्स्ट 2-3 ईयर्स। बाद में वो भी एक रवायती सियासतदान की तरह जो है उन्होंने भी इलेक्शन आके रिग किए, अपनी प्रेसिडेंसी का भी इलेक्शन उससे रेफरेंडम करवाया, और फिर आपने देखा कि उनके साथ जो अंजाम हुआ वही जो होता है अयूब खान के साथ, एक साइकिल जो होता है। बट एनीवे, लेट्स नॉट गो इनटू द पॉलिटिक्स साइड ऑफ इट। तो वो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को बड़ा शक होता था कि, और अब मैं चूँकि डेपुटेशन या पे था, एशियन डेवलपमेंट बैंक में सेकॉन्डमेंट पे था, तो वो कहते थे अच्छा अब तो तुम जो है तुमने भी जाकर एक गैर मुल्की ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है, और हमें क्या पता कि वो पाकिस्तान के मफादात के हक में काम कर रही है कि नहीं कर रही। अच्छा, आपको पता है ये फ़ॉरेन फंडिंग का बड़ा लगता है, जब फ़ॉरेन फंडिंग अपने हक में होती है तो वो अच्छी हो जाती है, जब फ़ॉरेन फंडिंग अपने हक में नहीं होती तो वो बहुत बुरी होती है। बट इट्स अ वेरी मेस्ड अप सिचुएशन। और ख़ुद गवर्नमेंट फॉरेन फंडिंग यानी कि अरबों डॉलर के कर्जे ले रही थी, ख़ुद मिलिट्री ले रही थी। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स, इनकी क्या बेचारों की हैसियत, लेकिन बाबूज़ हैं कि बाबूज़ ने शक तो करना होता है, तो बहरहाल वो बड़ा शक होता था। अब उनको समझाने में, राम करने में आधा काम तो ये होता था, टू निगोशिएट विद देम, टू अश्योर देम कि भाई आपके कोई इसमें हम कोई गलत काम नहीं करने वाले। अच्छा, लेकिन ज़रूरी नहीं, सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे नहीं होते थे। कुछ बड़े एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए रिफॉर्म ओरिएंटेड भी होते थे। मसलन एक इसके पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थे ताहिर शहबाज, वो पहले मेरे डीसी भी रहे थे, मेरे बॉस भी रहे थे, तो बाद में वो जॉइंट सेक्रेटरी बने और इसी पोजीशन पे वो आए इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ही हैड अ डिफरेंट एटीट्यूड, ही वांटेड चेंज, तो वो बड़े सपोर्टिव भी होते थे। तो बहरहाल ये शख्सियतों पे भी डिपेंड करता है, लेकिन बिलअमूम ब्यूरोक्रेसी का एक असूल है कि जैसा निज़ाम जूं का त्यों रखो, ज़्यादा चेंज ना करो। ज़्यादा चेंज की तो कहीं मुझ पे कोई कल को हरफ ना आ जाए, मुझे कोई फ़ैसला ना करना पड़े जो कि कल मैं फंस जाऊं उसमें, मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े, मुझे ज़्यादा आवर्स ना बैठना पड़े, और मुझे इसमें क्या मिल रहा है, अगर मैं कुछ इसमें वो काम करूँगा तो क्या होगा। इसलिए बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत ही होती थी, लॉ में तो नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन और प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स में और फेडरल लेवल के ऊपर वो लोग कहते थे कि भाई स्टडी टूर पे हमें लेकर जाएं। स्टडी टूर्स एक बहुत ही पसंदीदा अफसरान का महबूब मशगला होता है कि भाई वो कनाडा ले जाएं निज़ाम इंसाफ देखने के लिए। अच्छा, इस प्रोग्राम के तहत लेकर भी गए थे मुझसे पहले, जो ये जो स्टडी, ये जो डायग्नोस्टिक वर्क हो रहा था, तो उसमें आई थिंक जजेस को भी, लॉयर्स को भी, ऑफिशल्स को भी फिलीपींस भी लेकर गए, कनाडा लेके गए, वियतनाम लेके गए, ऑस्ट्रेलिया लेके गए, ताकि उनको दिखाने के लिए और सिस्टम्स में कैसे, क्योंकि ये जो ममालिक के मैंने नाम लिए हैं, मलेशिया जो कि हमारे साथ साथ ही आज़ाद हुआ था, मुल्क बना था, वहाँ पर अब अदालती निज़ाम बहुत तेज़ हो चुका है क्योंकि उन्होंने इस्लाहात ले आए वो लोग। सिंगापुर में भी, और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस पहुँचते नहीं कोर्ट में, वकील बैठकर समझौता करवा लेते, खसूसन जहाँ पे कमर्शियल कंपनी केसेस होते हैं, ताकि आर्बिट्रेशन से या गैर वो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे कहा जाता है, एडीआर, उसके तहत मामला कोर्ट में जाए ना, क्योंकि कोर्ट में गया तो फंस गया और लंबा हो गया। तो वो उससे क्या होता है कि हर चीज़ बड़ी क्विकली होती है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आगे बढ़ता है। तो इसलिए ये वाली मिसालें हम दिया करते थे
हाई कोर्ट्स को भी और लोअर कोर्ट्स को भी, लेकिन हमें रेजिस्टेंस बहुत मुझे देखने को मिला। और अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि वो आज भी है, कोई इतना हालात बदले नहीं हैं, क्योंकि वो एक कंजर्वेटिव स्टेटस को माइंडसेट जो होता है और वो चले आ रहा है, मेरे ख्याल से मुगलिया दौर से आ रहा होगा वो, कि भाई कोई ज़्यादा शेकअप ना करो। और यही वजह है कि पाकिस्तान के हालात क्यों नहीं बदलते। मैंने अभी आपको 25 साल का जिक्र किया, उसमें बहुत बड़ी वजह ये ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है और एक रेजिस्टेंस टू चेंज है। यानी कि आप कोई भी बदलाव जो है उससे गुरेज करें तो आप एक अच्छे गुड ऑफिसर कहलाएंगे। अच्छा, बहरहाल मैं तो आपको तजुर्बात की रोशनी में बता रहा हूँ, कोई ख़ुद से ऐसे नहीं हाँक रहा। तो बड़ा सर को बाज़ों का तो ये होता था कि दीवार पर सर टकराने के मुतरादिफ होता था काम। अच्छा, फिर इसी तरह हमारा ये ख्याल था, अब ये एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम में एक कंडीशन ये भी थी कि सूबे प्रोसिक्यूशन के डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, लॉ और प्रोसिक्यूशन जो है, पुलिस और प्रोसिक्यूशन सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि पहले पुलिस बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती थी। तो वो हो गया, शुक्र है कि उस पर भी अमल हुआ, जो कि हमारे सामने हुआ कि सूबों में अब हर सूबे में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है। अच्छा, फिर उसके बाद अगला मरहला यह है कि भाई उनको पैसे भी तो दें, स्टाफ भी तो भर्ती करें। अब ये डिपार्टमेंट आपने बना के 4 लोग बिठा दिए हैं तो उससे तो काम नहीं होगा। पंजाब जैसे सूबे में या इवन खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे आबादियाँ सिंध में, तो वहाँ पे आपको फिर प्रोसिक्यूटर्स भी भर्ती करने हैं हर ज़िले में, कि जो जाके तो प्रोसिक्यूशन को केस पेश करें अदालतों में। तो वो भी फिर एक प्रोसेस था, उसके ऊपर भी हम काम करते थे कि वसाइल हर बजट में फेडरल लेवल पर और सूबाई लेवल पर इन नए डिपार्टमेंट्स को रिसोर्सेज भी जाएं। सिर्फ डिपार्टमेंट बनाना काफ़ी नहीं होता। तो ये भी एक कंडीशन थी। फिर पुलिस के निज़ाम में बेहतरी लाने का पुलिस ऑर्डर 2002 जनरल मुशर्रफ 2001 में गालिबन वो ड्राफ्ट हुआ था और फिर वो नाफिजुल अमल हुआ। तो उसमें बहुत अहम नुकात थे उस पुलिस वाले सिस्टम में। मसलन पब्लिक सेफ्टी कमीशन नेशनल लेवल पे बनाया गया, सूबे के लेवल पे बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे बनाए गए, नोटिफाई तो हो गए, कुछ ने काम शुरू किया, कुछ ने कागज़ों पे रहे। फिर पब्लिक सेफ्टी कमीशंस थे, फिर कंप्लेंट्स कमीशन थे कि पुलिस के खिलाफ जो शिकायत हैं उनका अजाला कैसे किया जाए, कोई इंडिविजुअल शिकायत, तो वो भी कुछ ज़्यादा आगे ना बढ़ा। और जो तो सीनियर पुलिस अफसरों की मर्ज़ी की चीज़ें थी पुलिस ऑर्डर में, उसको उन्होंने फ़ौरन अडॉप्ट कर लिया। जो अवाम के हक में जाती थी बातें, उसके ऊपर बस गुजारा लाई की इम्प्लीमेंटेशन हुई। हालांकि जनरल मुशर्रफ उस वक्त एक फ़ौजी हुक्मरान ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन आप देख लीजिए कि माशाल्लाह क्या अंग्रेज़ की बनाई हुई ब्यूरोक्रेसी है कि वो कहीं ज़्यादा भारी है सियासतदानों पे और जनरलों पे। वो दे डोंट चेंज दैट ईज़िली, इन शॉर्ट। तो ये सारे ये भी कंडीशन थी। तो उसमें फिर हमने पुलिस के निज़ाम के लिए भी बहुत सारे फीचर्स थे जिनको इम्प्रूव करना था। अच्छा, एक जो हमारी स्टडीज़ में चीज़ सामने आई थी वो ये थी कि पुलिस में जो तफ्तीश होती है, जो आज भी क्राइसिस है, उसके लिए बजट इंतहाई कम होता है। मसलन हमने ये कैलकुलेट किया था कि एक केस के लिए उस ज़माने में, ये 25 साल पहले की बात है, 37 या 40 रुपये पर केस एलोकेशन होती थी बजट में। 40 रुपये। आप बताइए 40 रुपये में कौन सी तफ्तीश होगा। एएसआई को आप भेजेंगे कि यहाँ से लाहौर से जाओ गुजरांवाला इस कत्ल की तफ्तीश करने के लिए, तो 40 रुपये में वो उसका तो किराया नहीं इसको मिलेगा, खाना नहीं वो। तो इसी वजह से फिर क्या होता है कि वो मांगते हैं, जो लोग पार्टीज़ होती हैं उनको कहते हैं जी आप दें पैसे। आज भी यही सिलसिला है, मैंने सुना है। कुछ तब्दीली नहीं आई, शायद बजट्स इंक्रीज हुए हैं थोड़े बहुत, बट नॉट टू द एक्सटेंट कि जहाँ पे फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। फिर हमने जो नोट किया कि ये जो वसाइल पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है ना, पैसे नहीं है, ऐसी बात नहीं है, पैसे हैं। पैसों की एलोकेशन कहाँ पे होती है, तो वो हम उसको कहते थे। मैं और मेरे एक कॉलीग थे हामिद शरीफ, जो कि बड़े काबिल वकील हैं और एशियन डेवलपमेंट बैंक में वो इस प्रोग्राम के डिज़ाइन करने वालों में वो शामिल थे। तो वो हम अक्सर बात करते थे कि ब्राह्मणिज़म है पाकिस्तान की इन सर्विसेज में। ब्राह्मणिज़म से मुराद ये है कि जैसे पुलिस में जो कि सीएसएस से आते हैं, एएसपी, एसपी, डीआईजी रैंक के लोग, सारे वो ज़्यादा वसाइल वहाँ जाते हैं उस
उन ऑफिसर्स को, उन ऑफिशियल्स को, और फिर जो रैंकर जिन्हें कहा जाता है उनके पास कम पैसे जाते हैं, और थानों में बाय द टाइम उनके पास पैसे जाते हैं कागज़ के, एफआईआर के कागज़ पे को जिस पे दर्ज होती है उस तक के लिए पैसे नहीं होते थे। बिजली का बिल थानों का देने के पैसे नहीं होते थे, यानी पंखा कूलर कुछ लगवाना है, वाटर कूलर लगवाना है, वो भी कहते, इसीलिए वजह से तो पुलिस जाके वो कहते जी है ना फलाने को लगवाओ, फलाने वो, अब तो ओपनली ये काम होता है। मतलब तो ये हाउ टू मेक दोज बजट्स बेटर, ये भी हमारी एक उस प्रोग्राम का एक हिस्सा था। उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट से बड़ी गुफ्तगू शुनीद होती थी। फिर इन्वेस्टिगेशन का कि भाई ये 40 रुपये से कैसे इसको बढ़ाया जाए, और फिर सैलरीज का भी हमने उसमें डाला हुआ था कि भाई ये ज़रूरी है कि आप जजों की और पुलिस वालों की सैलरीज, उस पर फिर भी अमल हुआ, लेकिन वो हुआ कुछ सालों के बाद। यानी कि ये जब मैं जा चुका था मंदिला से, लेकिन आई थिंक ये 2008 में जब नई इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई हैं पंजाब में, तो उन्होंने पुलिस की सैलरीज़ को डबल किया गालिबन, और जजेस की सैलरीज़ को भी डबल किया। अब जजेस की सैलरीज तो 3 गुना बढ़ चुकी हैं। मैं ये डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात कर रहा हूँ, ऑल्सो हायर कोर्ट्स की भी, लेकिन सेशंस जो कोर्ट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या उनकी सैलरीज 3 गुना होने से, बढ़ने से इंसाफ की फरहमी हो रही है? नहीं। अब यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए बहुत सी स्टडीज़ कहती हैं कि सिर्फ सैलरीज बढ़ाने से एफिशिएंसी नहीं बढ़ती और सर्विसेज बेहतर नहीं होती, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और उन्हीं की कमी जो है हमने उस प्रोग्राम में आइडेंटिफाई की थी और कोशिश की थी कि कैसे उसको बेहतर किया जाए। मसलन आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो हाई कोर्ट्स के रूल्स हैं उनमें यह है कि हर हाई कोर्ट के जज उसको इंस्पेक्शन करनी होती है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जाकर फिज़िकली, यानी कि एक जज साहब हैं, उनके ज़िम्मे कुछ ज़िले लगा दिए हैं, वो जाएंगे डेरा गाजी खान, वो वहाँ पर जाकर रहेंगे, सेशन जज के केसेस देखेंगे, कितने फ़ैसले किए, जजमेंट्स पढ़ेंगे, वो फेयरली लिखी हुई हैं कि नहीं लिखी हुई हैं, कितनी जजमेंट्स जारी हो गई हैं, कितनी पेंडिंग है, क्या उनकी रीजनिंग ठीक है कि नहीं है। वो जाके नीचे उनके नीचे जो मातहत जज हैं, मसलन सिविल जज है या एडिशनल सेशन जज है या जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट है, उनका काम देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे और इंस्पेक्शन रिपोर्ट देंगे ऊपर चीफ जस्टिस को और कमेटी को, ताकि वो जो जजेस हैं उनकी प्रमोशन या उनके खिलाफ अगर कोई तादीबी कार्रवाई होनी है तो उसका किया जाए। वहाँ जब वो जाते हैं तो शिकायतें भी मिल जाती हैं। ये सिस्टम भी ब्रेक डाउन कर चुका है लिटरली, उस तरह से जैसे इसको होना चाहिए कि हर ज़िले में, अगर पंजाब में 40-45 ज़िला हैं, उस ज़माने में 34 होते थे, अब शायद 40 के करीब करीब होंगे, तो आपको इंश्योर करना है कि साल में हर डिस्ट्रिक्ट की इंस्पेक्शन हो, हर लेवल के ऊपर हो, उसका एक निज़ाम हो, वज़ा किया जाए और उसका कोई रिज़ल्ट निकले। ये नहीं है कि वो इंस्पेक्शन करके, जैसे होता है हमारे यहाँ के सीनियर अफसर आए या सीनियर जज साहब आए तो उनकी दावतें लगाओ, दावतें इस्फहान करो, बड़े बड़े शामियाने लगा के खाबे खिलाओ, उनके बच्चे और बेगमात को घुमाओ फिराओ, सैर कराओ, शॉपिंग कराओ, और फिर उनको रस्मन थोड़ी बहुत मीटिंग्स करा दो और उसके बाय बाय टाटा कर दो। ये हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स में होता है, एग्जीक्यूटिव में तो बहुत होता है। ऑडिट एंड अकाउंट्स का तो ये होता ही है कि ऑडिट, और जब ऑडिट होता है तो ऑडिट ऑफिसर्स की खातर मदारत बाकायदा उसके लिए जो है तैयारियां की जाती हैं। चूँकि मैं बल्दियात का एडमिनिस्ट्रेटर रहा था तो मुझे याद है कि सारा वक्त वो कहते हैं जी ऑडिटर आ रहे ने और अकाउंट्स वाले आ रहे ने, ऑडिट होना लाए, बस जी इन्हें असी मसरूफ़ हो जाएंगे। और उसको पता लगता था कि उनके लिए क्या दावतें और क्या उनकी शाहाना ट्रीटमेंट हो रही। तो यहाँ भी अदलिया में भी कोई फ़र्क नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और यही वजह है कि हमारी ये मॉनिटरिंग सिस्टम ब्रेक डाउन कर चुका है। इसी तरह जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उनको जाकर भी रेवेन्यू कोर्ट्स को और रेवेन्यू ऑफिशियल्स को इंस्पेक्ट करना होता है, पटवारियों की इंस्पेक्शन करनी होती है। वो लाजमी है, उसका तो बाकायदा टाइम फ्रेम भी है कि आपने महीने में 7 दिन फील्ड में गुजारने हैं हर महीने, क्योंकि इट्स एन ऑन गोइंग मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, जो वो भी ब्रेक डाउन कर गया हुआ है। मेरे ख्याल से शाज़ो नादिर ही कोई अफसर होंगे जो इस लेवल पर जाके इतनी थरली इंस्पेक्ट करते हैं, उनके पास वक्त भी नहीं होता, काम भी बहुत बढ़ गया हुआ है। लेकिन
कल्चर ही नहीं है, कोई पूछता नहीं, उनके ऊपर नहीं, ऑफिसर्स नहीं पूछते, उनके ऊपर से उनके ऑफिसर्स नहीं पूछते, और उनके ऊपर से जो उनके बॉसेस हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो नहीं पूछते। तो वाई? आपको इंसेंटिव ही कोई नहीं है वो करने का, तो ठीक है ऐसे ही काम। तो ये ब्रेक डाउन कर चुका है। तो तनख्वाहों से ही परफॉर्मेंस नहीं बढ़ती, आपको अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग का निज़ाम राइज करना पड़ता है। और यही वजह है कि इस प्रोग्राम के तहत हम ये कोशिश कर रहे थे कि ये हो। तो बहरहाल जनाब, मैंने आपको ये एक ऑन बैलेंस बताया कि क्या क्या होता रहा इस प्रोग्राम के हवाले से। कुछ चीज़ों में कामयाबी हुई, कुछ चीज़ों में नाकामी हुई, और किस तरह से कैसे कैसे शोबदाबाज और कुछ अच्छे लोग इस राह में मिले। और अगले प्रोग्राम में, अगली वीडियो में मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि और जो इस गवर्नेंस के रिफॉर्म प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने की और क्या कबाहतें और क्या जो मुश्किलात पेश आती हैं। स्टे ट्यून्ड।